किस जहर के घूंट को पीने जा रहा भारत? क्या ड्रैगन को नहीं मिलेगी करनी की सजा? किन वजहों से भारत को बार बार आंखें दिखाता है ड्रैगन? इसलिए ड्रैगन पर विश्वास करना भारत के लिए है असंभव। तवांग से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? अगर इस बार भारत ने आंखें नहीं खोली तो सिर पर चढ़ जाएगा ड्रैगन। महायुद्ध के आगाज के पहले चीन ने खोल दिया कौन सा मोर्चा? क्या ड्रैगन के इन चालों में फंस जाएगा भारत? चीन रामायण के उस सुग्रीव की तरह है जो भारत से छुपा बैठा रहता है और भारत को भड़का देने के बाद फिर अपनी उसी बिल में चला जाता है। रूस यूक्रेन का एक छोटा सा युद्ध पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। तब तो ये भारत और चीन है। चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दुनिया भर की जनसंख्या की तकरीबन 40% है। इन दोनों के सामने तो रूस और यूक्रेन की जनसंख्या तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम दोनों के तनाव के बीच पूरी दुनिया की फटी पड़ी है। पिछले महीने ओली में भारत और चीन के बीच किए गए संयुक्त युद्धाभ्यास का विरोध करते हुए चीन ने भारत को 1993 से 1996 द्विपक्षीय सीमा समझौतों को पालन करने और एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया गया था। लेकिन उसके ठीक 9 दिनों के बाद चीन ने अपने लक्ष्य पोस्ट को बदल दिया और अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में सीमा पार करने की कोशिश कर डाली। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी बाधाओं के बाद भी इंडियन आर्मी ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है और दोनों देशों के सैनिक के बीच संघर्ष हुआ है। हालांकि इस संघर्ष में सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन ऐसे ही सीमा पर बखेरा करता रहेगा और क्या भारत ऐसे ही बर्दाश्त करता रहेगा? क्या चीन को काबू करने का कोई उपाय नहीं है और भारत सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए कि चीन कभी भी सीमा पर बखेरा खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाए? भारतीय सैनिकों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भले ही चीन के सैनिक वापस अपने क्षेत्र में लौट आए हों, लेकिन तवांग सेक्टर में सैन्य संघर्ष को लेकर कई महत्वपूर्ण सबक लिए जा सकते हैं। पहला सबक ये है कि चीन सीमा मुद्दे को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता है और भारत के विकास को बाधित करने के लिए 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता रहेगा, ताकि भारत सीमा विवाद में उलझा रहे और युद्ध के डर से हथियार पर पैसा खर्च करता रहे। चीन का मकसद साफ है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है, जिसे वो तिब्बत का एक हिस्सा मानता है। और साल 1959 में तत्कालीन चीनी पीएम ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया था। तिब्बत पर चीन ने 1950 में कब्जा किया था और उसके बाद से ही चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। लिहाजा भारत के वो लोग जो सोचते हैं कि अगर भारत चीन के बनाए लिमिट में रहता है तो चीन सीमा मुद्दे को नहीं बढ़ाएगा, वो पूरी तरीके से गलत है। तवांग घुसपैठ से पता चलता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपनी छोटी, माध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों के मुताबिक गोलपोस्ट बदलता रहेगा। भारत और चीन के बीच तकरार की कई वजह भी हैं जो कि वाजिब मानी जाती है, जिसको चीन ने जानबूझकर बढ़ावा दिया है। डोकलाम और गालवन के बाद भारत का चीन से भरोसा पहले से ही कम था, लेकिन तवांग ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। इन झड़पों की वजह है सीमा विवाद, जो 1962 के बाद से अब तक सुलझ नहीं सका। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ये विवाद बढ़ता जा रहा है। ये सीमा विवाद 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना चीन की अति महत्वाकांक्षी योजना है जो सिल्क रोड से जुड़ी है। इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत चीन ने की थी 2013 में, लेकिन भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। इस परियोजना में एशिया के साथ यूरोप और अफ्रीका के कई बड़े देश शामिल हैं। ये परियोजना यूरोप, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज को सड़क और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। 2017 में भारत ने सबसे पहले इस परियोजना का खुलकर विरोध किया था। उस दौरान भारत BRI सम्मेलन में शामिल भी नहीं हुआ था। इसके बाद 2019 में चीन ने बांग्लादेश और भारत को इस परियोजना से हटा दिया। अब चीन नेपाल, चीन म्यांमार और चीन पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है, लेकिन भारत के विरोध को पचा नहीं पा रहा। एशिया में चीन और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान को भड़का रहा है। BRI प्रोजेक्ट में पाक की मदद लेने के लिए वो बढ़ चढ़ कर निवेश भी कर रहा है। इसके अलावा उसके प्रोजेक्ट में आतंकी बाधा न बने, इसके लिए भारत के खिलाफ आतंकवाद का पोषक भी बना रहा। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन ने ही घोड़ेबाजी की थी, जो इसी की बानगी था। पूर्वोत्तर में भी चीन ऐसा करता रहा है। निर्वासित तिब्बती गुरु दलाई लामा की दशकों लंबी मेहमानबाजी भी दोनों देशों के बीच बड़ी खटास की वजह है। दरअसल चीनी सेना से बचकर दलाई लामा मार्च 1959 में भारत में दाखिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो तवांग से ही भारत में आए थे। उस समय भी चीन ने दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की थी। इससे पहले तिब्बत पर चीन के मनमाने कब्जे के विरोध में भी भारत ने एक चिट्ठी भेजी थी और हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया था। ऐसा माना जाता है कि 1962 में
भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की ये भी एक बड़ी वजह थी। तवांग संघर्ष से ये सबक मिलता है कि कई विशेषज्ञों का मानना है, अगर भारत चीन को सैन्य रूप से उत्तेजित नहीं करना चाहता तो उसे क्वाड गेम से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक की अमेरिका रणनीति के अनुकूल है। और भारत को चाहिए कि वो खुद को अपने पड़ोस और हिंद महासागर तक ही सीमित रखे। इस सलाह में निहित ये बात है कि भारत चीन के लिए सैन्य रूप से कमजोर है और चीन की वैश्विक भूमिका की तुलना में भारत की एक क्षेत्रीय भूमिका है। ये सलाह मूल रूप से ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पीएलए नौसेना आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में गश्त करेगी। भले ही भारत प्रशांत से दूर रहे, चीन को सीमित करने का एकमात्र तरीका यही है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे सहयोगियों के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जगहों पर पीएलए का मुकाबला किया जाए। चीन हिंद महासागर में लगातार अपने पैठ मजबूत करने की कोशिश में है, लिहाजा भारत को अब हिंद महासागर के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के पास फ्रांस और अमेरिका जैसे सहयोगियों की मदद से अपनी स्वदेशी उच्च तकनीक वाली सैन्य क्षमता का निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलएसी के पार उसे एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना है। भारत को अब निश्चित तौर पर एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बनना ही होगा, ताकि घर में ही बाजार बनाकर उसका दोतरफा लाभ लिया जा सके। भारत ने ये काम शुरू कर दिया है। वहीं अब भारत को चीन के साथ लगती सीमा के पास तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना ही होगा और भारत को किसी भी चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल असल में नहीं है, लेकिन इसमें एकमात्र बाधा सैन्य और सैनिक नौकरशाही है, जो हिमाचल में सिंकुला के तहत सुरंग बनाने या समोगमा मुर्गो अक्ष में सारेर ला के तहत सुरंग बनाने जैसे सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और उसके परियोजना पर कुंडली मारकर बैठी रहती है, जबकि पीएलए काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। अब कमेंट में जरूर बताइए कि तवांग में चीन के खिलाफ भारत को जो सीख मिली वो किस हद तक कारगर है और भारत के लिए कहां तक फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी, अगर नहीं तो इनमें कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।